नमस्कार। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, इसकी परिभाषाएं एवं इसके उद्देश्यों के विषय में जानकारी प्रदान की थी और आज हम उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, इसके निर्माण के चरण, इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रकार एवं अच्छे परीक्षण की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों के विषय में जानेंगे। उपलब्धि परीक्षण के महत्वपूर्ण प्रकार दो हैं। पहला, मानकीकृत परीक्षण। इसे प्रमापीकृत परीक्षण एवं विशेषज्ञों द्वारा निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। इसका मानकीकरण किया हुआ होता है, इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता ज्ञात की हुई होती है, इसलिए इसे मानकीकृत परीक्षण कहा जाता है। दूसरा है अमानकीकृत परीक्षण। इसे अप्रमापीकृत परीक्षण एवं शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। इसका मानकीकरण नहीं किया हुआ होता है, विश्वसनीयता एवं वैधता ज्ञात नहीं की हुई होती है, इसलिए इसको अमानकीकृत परीक्षण अथवा अप्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण का प्रयोग शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में मासिक परीक्षा के दौरान, वार्षिक परीक्षा के दौरान एवं विभिन्न प्रकार की अन्य परीक्षाओं के दौरान प्रयुक्त किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों के पश्चात अब हम उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के 4 चरण हैं। पहला है परीक्षण की योजना बनाना। इस सोपान के अंतर्गत परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप आदि को निर्धारित किया जाता है। परीक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार तथा प्रश्नों की संख्या को निश्चित करने के उपरांत नीलपत्र अर्थात ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। विषय वस्तु अनुरूप, उद्देश्यानुरूप, प्रश्नानुरूप तालिकाएं निर्मित की जाती है तथा इनके आधार पर एक समेकित तालिका बनाई जाती है। इस प्रकार 4 तालिकाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा सोपान है प्रश्नों की रचना करना। परीक्षण की योजना बनाने के पश्चात दूसरा चरण प्रश्नों की रचना करने का आता है। इस चरण में नील पत्र की योजना अनुसार प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों की रचना करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नानुसार हैं। प्रश्नों की भाषा सरल हो। दूसरा, प्रश्नों का आकार संक्षिप्त हो। तीसरा, उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम हो। चौथा, प्रश्नों के संबंध में स्पष्ट निर्देश हो। तो ये है दूसरा चरण और तीसरा चरण है प्रश्नों का चयन करना। इस सोपान के अंतर्गत प्रश्नों की विस्तृत जांच की जाती है, उनमें आवश्यक सुधार किया जाता है तथा केवल उपयुक्त प्रश्नों का चयन किया जाता है। इसके लिए परीक्षण की कुछ प्रतियां तैयार कर ली जाती है तथा इन्हें व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर प्रशासित किया जाता है। छात्रों के द्वारा इंगित की गई कठिनाइयों अथवा अस्पष्टताओं के आधार पर कुछ प्रश्नों को परीक्षण से निकाल दिया जाता है, कुछ में संशोधन किया जाता है तथा शेष को यथावत रखा जाता है। विशेषज्ञों से भी परीक्षण के ऊपर उनके विचार व सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, जिससे परीक्षण में सुधार किया जा सके। चौथा चरण है परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण का अंतिम चरण परीक्षण का मूल्यांकन करना है। साधारण जांच व तकनीकी जांच के आधार पर चयनित प्रश्नों की परीक्षण के रूप में उचित निर्देशों सहित व्यवस्थित कर लिया जाता है। विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों को सुनिश्चित किया जाता है। तो ये है उपलब्धि परीक्षण निर्माण के 4 चरण और अब हम उपलब्धि परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रकारों को जानेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रकार मुख्य रूप से 2 हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 2 उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, प्रत्यास्मरण प्रश्न एवं प्रत्यभिज्ञान प्रश्न।
इसके प्रत्यास्मरण के दो उप प्रकार हैं, सामान्य प्रत्यास्मरण एवं रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। प्रत्यभिज्ञान प्रश्नों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सत्य असत्य प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान प्रश्न एवं वर्गीकरण प्रश्न। अन्य भी कई इसके प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत 2 प्रकार मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अब हम प्रत्यास्मरण के अंतर्गत सामान्य प्रत्यास्मरण एवं रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्नों की बात करते हैं। प्रत्यास्मरण अर्थात स्मरण के आधार पर या स्मृति के आधार पर दिए जाने वाले उत्तर। तो इसके अंतर्गत विषय वस्तु में आए कुछ तथ्य और कुछ सूचना आदि के बारे में स्पष्ट रूप से जो विचार प्रस्तुत किए हुए होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर विद्यार्थी सामान्य रूप से ही देते हैं। जैसे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका एक स्पष्ट उत्तर है जो कि विषय वस्तु में आया हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये साधारण सी स्मृति का प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न प्रत्यास्मरण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रश्न को रिक्त स्थान पूर्ति में भी दिया जा सकता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रिक्त स्थान छोड़ के थे। तो इसमें विद्यार्थी सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू भर देगा। फिर प्रत्यभिज्ञान का तात्पर्य है पहचान करना। विद्यार्थी के सामने उत्तर अंकित रहता है और उसमें कई सारे विकल्प दिए हुए रहते हैं और विद्यार्थी को उसमें से पहचान करनी होती है कि सही उत्तर कौन सा है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके 4 प्रकार हैं। जैसे एक प्रश्न दिया, जैसे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके सामने सत्य और असत्य अंकित कर दिया कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो विद्यार्थी इस पर सत्य पर सही का चिन्ह अंकित कर देगा और यदि वह असत्य पर सही का चिन्ह अंकित करता है तो उसका उत्तर गलत माना जाएगा और उसके लिए उसको 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंतर्गत किसी प्रश्न के कई विकल्प दे दिए जाते हैं जो कि एबेसेदा के रूप में या 1, 2, 3, 4 के रूप में इस तरीके से विकल्प दे दिए जाते हैं और उसमें से सही विकल्प का चयन विद्यार्थी को करना होता है। तीसरा प्रकार है मिलान प्रश्न। मिलान प्रश्न के अंतर्गत बाईं ओर कुछ कथन या प्रश्न दे दिए जाते हैं और दाहिनी ओर उल्टे सीधे क्रम में उनके उत्तर लिखे हुए रहते हैं। तो विद्यार्थी से सही उत्तर से उनका मिलान करने के लिए कहा जाता है। चौथा प्रकार है वर्गीकरण प्रश्न। इसमें कुछ वस्तुओं या धातुओं के नाम एक साथ दे दिए जाते हैं और विद्यार्थियों से उनका वर्गीकरण करने के लिए कहा जाता है। जैसे फलों और सब्जियों के नाम एक साथ दे दिए जाते हैं और फिर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाता है कि आप इन फलों और सब्जियों के नाम इसमें से अलग अलग 2 भागों में वर्गीकृत कीजिए। तो विद्यार्थी फलों के नाम अलग से लिखेगा उसमें से ढूंढकर और सब्जियों के नाम अलग से लिखेगा। तो इस तरीके के प्रश्न वर्गीकरण प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत 2 उप प्रकार हैं, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके उत्तर 1 या 2 पृष्ठ में सामान्यतया लिखे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके उत्तर लगभग 8 से 10 पृष्ठ में सामान्यतया लिखे जाते हैं। तो ये थे उपलब्धि परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रकार। अब हम अच्छे परीक्षण की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो अच्छे परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। परीक्षण का यह गुण उसके अंकन से संबंधित होता है। यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न स्पष्ट होते हैं तथा उनका एक ही निश्चित उत्तर होता है तो परीक्षण का अंकन करना सरल तथा त्रुटि रहित होने के साथ साथ परीक्षक की विषय निष्ठता से
मुक्त हो जाता है। ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न की जांच यदि किसी भी परीक्षक से करवाई जाएगी तो सबके समान ही अंक विद्यार्थी को प्रदान किए जाएंगे। जैसे 2 अंक का कोई प्रश्न है तो चाहे उसकी किसी से भी जांच करा ली जाए, उसको 2 ही अंक प्राप्त होंगे यदि विद्यार्थी ने सही उत्तर लिखा है, और यदि गलत उत्तर लिखा है तो किसी भी परीक्षक से उसकी जांच करा ली जाए उसको 0 अंक ही प्राप्त होंगे। तो इससे यह स्पष्ट है कि इसमें वस्तुनिष्ठता रहती है। आत्मनिष्ठता अथवा विषय निष्ठता इसमें परीक्षक की नहीं आने पाती है। जैसा कि निबंधात्मक प्रश्नों में आ जाती है कि एक परीक्षक से यदि किसी प्रश्न की जांच करवाई जाए तो वो कुछ और अंक देगा, उसी प्रश्न की जांच दूसरे परीक्षक से कराई जाए तो वो कुछ और अंक देगा, और उसी प्रश्न की जांच उसी परीक्षक से पुनः कराई जाए तो उसके अंकों में भी अंतर आएगा। मान लो पहले उसने 10 में से 8 नंबर दिए थे तो आवश्यक नहीं है कि वो दोबारा जांच करने पर भी 8 ही अंक दे। हो सकता है कि वो 7 दे दे, हो सकता है कि वो 9 दे दे। तो इस तरीके से इसमें आत्मनिष्ठता नहीं आने पाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर चूंकि निश्चित रहता है, इसलिए विद्यार्थी ने यदि सही उत्तर लिखा है तो उसके 2 प्रश्न का अंक है तो 2 ही अंक आएंगे, गलत लिखा है तो 0 अंक उसको प्राप्त होंगे। दूसरी विशेषता है विभेदकारिता। परीक्षण के आधार पर श्रेष्ठ, कमजोर और साधारण प्रकार के छात्रों का वर्गीकरण संभव होना चाहिए। अर्थात परीक्षण में कुछ प्रश्न ऐसे हों जिन्हें केवल श्रेष्ठ छात्र ही कर सकें, कुछ प्रश्न ऐसे हों जिन्हें साधारण छात्र भी कर सकें, तथा कुछ प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए जिन्हें कमजोर या निम्न स्तर के छात्र भी कर सकें। इस तरीके से परीक्षण में विभेदकारिता का गुण भी होना चाहिए। तीसरी विशेषता है व्यावहारिकता। प्रश्न पत्र ऐसे हों जो स्कूल के वातावरण, समय सारणी और परीक्षा की कालावधि आदि के अनुरूप व्यवहारिक सिद्ध हो। प्रश्नों की भाषा ऐसी हो जिन्हें छात्र आसानी से समझ लें और प्रश्नकर्ता के वास्तविक उद्देश्यों को समझ जाए। समय, शक्ति, श्रम, व्यय, व्यवस्था आदि की दृष्टि से परीक्षा लेना सुगम हो। तो इस तरीके से व्यावहारिकता का गुण भी परीक्षण में होना चाहिए। अगली विशेषता है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम में सम्मिलित तथ्यों में से अधिक का समावेश। जितना अधिक कोई परीक्षण पाठ्यक्रम एवं उसके विभिन्न अंशों एवं क्षेत्रों से संबंधित होगा उतना ही वह व्यापक होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि परीक्षण पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक यूनिट में से प्रश्न ले लिए और 2 में से ले लिए और बाकी की यूनिट में से कोई भी प्रश्न नहीं लिया गया। अगली विशेषता है वैधता। यदि कोई परीक्षण उसका मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो परीक्षण को वैध कहा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक परीक्षण 9वीं कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है और यह परीक्षण 9वीं कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों की इतिहास की योग्यता का मापन ठीक प्रकार से करता है तो हम इस परीक्षण को वैध कहेंगे। यदि हम इतिहास के परीक्षण से भाषा दक्षता का मापन करना चाहेंगे तो वह वहाँ पर वैध नहीं होगा। तो ये है वैधता। अगली विशेषता है विश्वसनीयता। परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण की प्राप्तांकों की विश्वसनीयता को बताती है। यदि परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। तो ये थी अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। आज के वीडियो में हमने उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरणों और उपलब्धि परीक्षण निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रकार एवं अच्छे परीक्षण की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, इसकी परिभाषाएं एवं इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान की थी। तो
मैं समझती हूँ कि ये प्रकरण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।